हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आशमा महाजन क्लास 9 हिंदी कोर्स से PT3 यानी कि इस सेशन का 2024-25 का न्यू पैटर्न का PT3 पेपर आपके साथ डिस्कस करने वाली है। आइए इस क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग रूल्स क्या क्या है। सामान्य निर्देश, निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका सख्ती से अनुपालन कीजिए। इस प्रश्न पत्र में कुल 6 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 4 खंड है, क, ख, ग और घ। खंड क में 1 प्रश्न है जिनमें उप प्रश्नों की संख्या रहेगी 5। खंड ख में 2 प्रश्न रहेंगे जिनमें उप प्रश्नों की संख्या रहेगी 10। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए 8 उप प्रश्नों के उत्तर देने हैं। खंड ग में भी 2 प्रश्न है, उप प्रश्नों की संख्या रहेगी 6 और खंड घ में 1 प्रश्न है और उसके साथ उसका आंतरिक विकल्प भी आपको दिया गया है। तो आइए खंड क की चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न, क्योंकि केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चन भी इंक्लूड है, तो खंड क में अपठित बोध का 7 नंबर का क्वेश्चन है पहला आपका। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सबसे पहले तो बच्चे को यह पूरा गद्यांश ध्यानपूर्वक पढ़ना है। आजादी का अमृत महोत्सव भारत की जनता को समर्पित है। यह सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के प्रधानमंत्री मोदी जी के स्पष्ट आह्वान से प्रेरित है। इसमें सरकारी नीतियों को, योजनाओं को, व्यवसायों को शामिल किया गया है जो हमारे विचारों को साकार करने में मदद करते हैं और सामूहिक रूप से, कलेक्टिव रूप से बेहतर कल बनाने में हमारी मदद करते हैं। यह विषय हमारी मातृभूमि की नियति को आकार देने के सामूहिक संकल्प और दृढ़ संकल्प पर केंद्रित है। 2047 की यात्रा के लिए हम में से प्रत्येक को व्यक्तियों, समूहों, नागरिक समाज शासन की संस्थाओं आदि के रूप में उठकर अपनी भूमिका निभाने की आवश्यकता है। जैसा कि हम जानते थे कि दुनिया बदल रही है और एक नई दुनिया सामने आ रही है। हमारे दृढ़ विश्वास की ताकत हमारे विचारों की लंबी आयु तय करेगी। इस विषय के तहत कार्यक्रमों में लोकप्रिय सहभागी पहले शामिल हैं जो दुनिया में भारत के अद्वितीय योगदान को जीवंत करने में मदद करती है। इनमें काशी की भूमि के हिंदी साहित्यकारों को समर्पित काशी उत्सव जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। 9 अगस्त 2023 को भारत सरकार द्वारा मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य हमारी प्यारी मातृभूमि के प्रति प्रेम और उन साहसी वीरों को श्रद्धांजलि देना है जिन्होंने हमारे राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। किला और कहानियां एक ऐसा अभियान है जो देश के किलों में बसे समृद्ध इतिहास, स्वतंत्रता संघर्ष की गाथाएं, शूरवीरों के बारे में लोगों को जागरूक करता है। इसी तरह आगे भी इस पूरे गद्यांश को कवर करते हुए हमने पहला प्रश्न दिया है कथन ए यानी कि असर्शन रीजन बेस्ड। कथन ए और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनना है। कथन ए, आजादी का अमृत महोत्सव भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर भारत सरकार द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम है। उसका कारण आर दिया है, इस महोत्सव को जन भागीदारी के मूल में जन उत्सव के रूप में चिन्हित किया गया है। तो पहला ऑप्शन है कथन ए गलत है किंतु कारण आर सही है। कथन ए और कारण आर दोनों ही गलत है सेकंड ऑप्शन में। थर्ड में कथन ए सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। कथन ए सही है किंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। तो ये आपको लाइन बच्चों मिल जाएगी कि आजादी का अमृत महोत्सव आप सबको पता है भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर भारत सरकार द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम है और उसका कारण भी सही है। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। कथन ए सही है, कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। यह महोत्सव किन लोगों को समर्पित है? कथन के लिए उचित विकल्प का चयन करना था। तो पहली ऑप्शन, जो विदेश में रहकर आत्मनिर्भर होकर स्वयं के लिए जी रहे हैं, जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया, बिल्कुल सही। जो भारत की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, बिल्कुल सही। जो श्रद्धांजलि देने के लिए स्वयं को प्राथमिकता दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं। तो विकल्प कौन सा सही रहेगा बच्चों? आपका विकल्प फर्स्ट ऑप्शन कथन 2 और 3 सही है। नीचे दिए हुए कॉलम 1 को कॉलम 2 से सुमेलित कर सही विकल्प का चयन करना था। कॉलम 1 में दिया है महोत्सव की शुरुआत, तो महोत्सव की शुरुआत आजादी की लड़ाई के प्रमुख केंद्रों से। इस महोत्सव का उद्देश्य क्या रहा? जन भागीदारी के सार में जन उत्सव के रूप में मनाना। और अमृत महोत्सव का अर्थ है आजादी के 75 वर्ष पूरे होने का पर्व, यानी कि आपकी ऑप्शन सेकंड, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला। ओके, आगे है इस गद्यांश में आजादी का अमृत महोत्सव के लिए योजनाबद्ध गतिविधि कौन सी है? तो लास्ट पैराग्राफ में हमने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत महोत्सव के लिए एक वेबसाइट का उद्घाटन किया। ये योजनाबद्ध गतिविधि है। इसके अलावा एक आत्मनिर्भर इंक्यूबेटर की शुरुआत की गई, यानी कि एक मशीन होती है जिसका उद्देश्य पारंपरिक कला से जुड़े लगभग 40,000 परिवारों की मदद करना है। ओके,
नाउ इस गद्यांश का क्या संदेश है? तो भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के विषय में जाने, इस गद्यांश का यही संदेश है कि उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करें और जो भी स्वतंत्रता स्थल हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करें। व्यवहारिक व्याकरण, अब दो टॉपिक हमने दिए हैं इसमें, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद और अलंकार, 4-4 नंबर के। तो 4 नंबर में पहला प्रश्न अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मेरी माता जबलपुर से आई, इस वाक्य में उद्देश्य और विधेय बताना है। अब मेरी माता जिनके बारे में बात हो रही है वो आपका उद्देश्य हो गया, और बात क्या हो रही है? जबलपुर से आई, ये विधेय हो गया। क्या सुजान भगत का लड़का मर गया? अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताना है। अब बच्चे यही सोचते रहेंगे, पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, लेकिन बच्चों आपको आंसर देने से पहले यह भी देखना है विस्मयादिक बोधक चिन्ह भी नहीं लगाए, ठीक है? तो सही आंसर रहेगा प्रश्नवाचक, क्या सुजान भगत का लड़का मर गया। ओके, वह मेहनत करता है, इच्छावाचक में बदलना है, काश वह मेहनत करे। बच्चे निबंध लिख रहे हैं, संदेहवाचक में बदलना है, बच्चे निबंध लिख रहे होंगे, संदेह है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, निषेधवाचक में। अब प्रतिष्ठा के अनेक रूप नहीं होते हैं, ठीक है? निर्देशानुसार अलंकार पे आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। तो पहला है जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे, बड़े अंधेरो। तो इस पंक्ति में बच्चों को अलंकार बताना था, श्लेष अलंकार, यानी कि जिस प्रकार दीपक के जलने की गति से तेल समाप्त हो जाता है, उसी तरह एक बुरा पुत्र जो होता है वो संपूर्ण कुल को नष्ट कर देता है। ओके, बरस बाद सुध लीनी, अब ब की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार है। संसार की समस्थली में धीरता धारण करो, समरस्थली में धीरता धारण करो, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। ओके, को घटी, ये वृषभानुजा, वे हलदर के वीर, श्लेष अलंकार। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विषमृत होई, यमक अलंकार का उदाहरण हो गया। खंड ग में पाठ्यपुस्तक, पूर्व पाठ्यपुस्तक दी है। अब यहां पर 2 पाठ लिए गए, एक गद्य का, एक पद्य का। गद्य का पाठ सावले सपनों की याद लिया गया और पद्य का पाठ कैदी और कोकिला लिया गया, जिसके आधार पर प्रश्न पूछे गए। कैदी और कोकिला पाठ के आधार पर स्पष्ट करें, कवि कोयल की अपेक्षा स्वयं को हीन महसूस क्यों कर रहा है? क्योंकि कोयल स्वतंत्र है और कवि कैदी है। कवि हरी भरी डालों पर, जो कोयल है वो हरी भरी डालियों पर बैठकर आनंद ले सकती है, जबकि कवि जो है वो कारागार की 10 फुट की काली अंधेरी कोठरी में रहने के लिए मजबूर है। आपको पता ही होगा कैदी कोकिला कविता, अगर आपने नहीं देखी है मेरे चैनल पर, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, क्लास 9 की प्लेलिस्ट का, आप वहां जाकर देख सकते हैं। आपको माइंड मैप भी मिलेगा, आपको क्लास 9 की प्लेलिस्ट में सारे सैंपल पेपर्स मिलेंगे, सारी ग्रामर मिलेगी, सारे चैप्टर मिलेंगे विद वेल एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके, कोयल के गान की सभी प्रशंसा करते हैं, जबकि कवि का रोना भी गुनाह है। तो दोनों की स्थिति में काफी अंतर है, इसलिए कवि कोयल की अपेक्षा स्वयं को हीन महसूस कर रहा है, कमजोर महसूस कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? तो कोयल की कूक सुनकर कवि को लगा कि वह बावली हो गई है, वह कुछ कहते हुए कवि को निरंतर लड़ते रहने की प्रेरणा देना चाहती है और राष्ट्र के बारे में चिंता करे कवि। इसके लिए शायद कोयल ने, कवि को लगता है कि कोयल ने जंगल की आग को देख लिया है, जिसकी सूचना देने के लिए वो चीख रही है। कैदी और कोकिला कवि, अब सावले सपनों की याद, क्वेश्चन आंसर है, शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी करनी है। तो सावले सपनों की याद, शीर्षक की सार्थकता, आप सबने सावले सपनों की याद पाठ पढ़ा होगा। तो सावले सपने यानी कि मनमोहक इच्छाओं के प्रतीक, लेकिन एक धुंधली स्मृति है, धुंधली याद है, और सपने तो हमेशा बच्चों रहस्य से भरे हुए होते हैं। तो इस निबंध के माध्यम से सालीम अली की याद को ताजा बनाए रखना एक प्रमुख उद्देश्य है, क्योंकि लेखक यह भी बताना चाहते थे कि जो सपने सालीम अली ने देखे थे वो सपने उनके थे, और वैसा सपना देखना सबके वश की बात नहीं है। तो लेखक को पक्षी प्रेमी सालीम अली के सपनों की याद आती है। तो ये शीर्षक अपने आप में सार्थक है, सटीक है, सुंदर है। आगे है आपका प्रश्न, पंखों पर सवार सावले सपनों का हुजूम किसे कहा गया? प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालीम अली के जनाजे को कहा गया, जब सालीम अली को कहा गया है। क्यों? क्योंकि मृत्यु के बाद वे अपनी तमाम यादों को मौत की खामोश वादी की ओर ले जाते हुए ऐसे लग रहे हैं जैसे सुनहरे पंखों वाले पक्षियों के पंखों पर सावले सपनों का एक झुंड जो है वो सवार है। फर्स्ट पैराग्राफ आपके चैप्टर का, यह समूह मौत की उस सूनी घाटी की ओर बढ़ता जा रहा है, यहां से कोई लौटकर नहीं आता। ओके, नेक्स्ट,
पूरक पाठ्य पुस्तक के आधार पे 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना था। तो रीढ़ की हड्डी चैप्टर दिया है जिसके आधार पे एकांकी का उद्देश्य पूछा गया है। तो रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य आप सबको पता ही है, समाज में जितनी भी विषमताएं हैं, रूढ़ियां हैं, उनको दूर करने का प्रयत्न करना। और लेखक चाहता है कि आज के समय में लड़के लड़कियों में भेद करना बिल्कुल सही नहीं है। समाज में लड़कियों को शिक्षा दिलाना उतना ही जरूरी है जितना लड़कों को। समाज में लड़कियों को सम्मान दिलाना उतना ही जरूरी है जितना लड़कों को। हमें पुरानी सोच को खत्म करना होगा, विचारों में बदलाव लाना होगा। इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने कमजोर चरित्र, रीढ़ विहीन लोगों को उनकी कमियों के बारे में बताने की कोशिश की है। एकांकी रीढ़ की हड्डी के आधार पर रामस्वरूप गोपाल प्रसाद की विशेषताएं बतानी है। तो बच्चे अलग अलग पैराग्राफ में रामस्वरूप के बारे में बता सकते हैं, जो लड़की के पिता हैं, जो उच्च शिक्षा दिलाने के पक्षपाती हैं, लेकिन बेटी के विवाह को लेकर थोड़े से परेशान है, इसलिए अपनी बेटी की पढ़ाई छुपा लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, समाज से डरते हैं। दूसरी ओर जो गोपाल प्रसाद है वो धक्कियानुसी व्यक्ति है, लड़कियों की पढ़ाई को अच्छी नजर से बिल्कुल नहीं देखता, उन्हें घर में कैद रखना चाहता है और दहेज का लालची भी है। रचनात्मक लेखन में एक पत्र लेखन और लघु कथा लेखन में ऑप्शन दी गई है। और आप अनुपमा है, आपके विद्यालय में वार्षिक उत्सव होने वाला है जिसमें आपको पुरस्कृत किया जाएगा, यानी कि आपको प्राइज दिया जाएगा। आप चाहते हैं पिताजी भी आकर आपको इस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में देखें, तो पिताजी को बुलाने के लिए 100 शब्दों में पत्र लिखना है। बिल्कुल सही फॉर्मेट आपको लिखना होगा। परीक्षा भवन, आगरा, दिनांक, उसके बाद जिसको भी आप पत्र लिख रहे हैं, यानी कि पिताजी को बुलाना है तो आदरणीय पिताजी, उसके बाद शुरू हो जाएंगे, आप चरण वंदना करेंगे क्योंकि पिताजी हैं, और फिर मैं अपने बारे में बताना है, उनका हालचाल पूछना है और फिर बताएंगे। सोने का अंडा शीर्षक पर 100 शब्दों में एक लघु कथा बच्चों को लिखनी है। तो बच्चों, आपको लिंक प्लेलिस्ट का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लघु कथा देखनी हो, पत्र देखना हो, आपको वहां पर लिंक में जाकर मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, गुड बाय, टेक केयर।